हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के छठे चैप्टर घन और घनमूल इसकी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में आप ये देख सकते हैं कुल 4 प्रश्न हैं और चारों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर आपने अच्छे से इनको देखा तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस समझ जाएंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं और ये है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? तो पूर्ण घन होना या नहीं होना क्या होता है? देखो, जैसे 8 है तो 8 हम जानते हैं कि ये 2 की घात 3 है, 2 का क्यूब है, ये 2 का घन है। तो कोई भी संख्या जब किसी का घन होती है तो पूर्ण घन कहलाती है। जैसे 8 यहाँ पर एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 27 की 27 एक पूर्ण घन संख्या है क्योंकि ये 3 की घात 3 होती है, 3 का घन। तो किसी भी संख्या को जब हम आपस में स्वयं के साथ 3 बार आपस में गुणा करें तो हम कहते हैं कि हमने उसका घन कर दिया है। तो 3 का घन ये हो गया। तो क्योंकि ये किसी संख्या का घन है इसलिए इसको पूर्ण घन कहते हैं। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई संख्या है 4 पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि किसी का घन नहीं है ना। तो अब जब हमारे पास थोड़ा बड़ी संख्याएं होती हैं तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं जैसे अभी 8 का ही आपको उदाहरण देता हूं। अगर हमें पता करना हो कि क्या 8 एक पूर्ण घन संख्या है तो हम क्या करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। और अगर हमें ये लगा कि 3 के पूरे ग्रुप बन रहे हैं तो यानी ये एक पूर्ण घन है। अब जैसे 4 है, 4 होता है 2 गुणा 2, केवल 2 ही है यहाँ पे, 3 नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 4 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया होगा इस क्वेश्चन को हल करने का। चलिए, तो पहली संख्या है 216। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे ये पता करने के लिए कि पूर्ण घन है या नहीं है। अच्छा, अगर किसी छात्र को, अगर आप में से किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं पता है तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जैसे ये संख्या 216 है इस तरह से हम ये लिखेंगे और इसके गुणनखंड करना शुरू कर देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे। हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल स्वयं को या एक को छोड़ के, है ना। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 में 2 से भाग चला जाता है। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो इन्हीं का ही हम भाग देंगे। आप इस बात का ध्यान रखना। और शुरुआत सबसे छोटी से करेंगे। तो 2 से हमने किया, यह आया, फिर 2 से भाग दिया तो यह आया 54, फिर 2 से भाग देंगे 27, 3 से भाग दिया 3 नम 27, फिर 3 से भाग दिया 3 तिया 9 और 3 से भाग दिया 3 कम 3। तो यानी जो 216 है, 216 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें संख्याएं 3 के समूह में हैं। आप ये देख रहे हैं ना, 3 का ग्रुप इसका बन गया, 3 का ग्रुप इसका बन गया। तो हम ये कहेंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम ये लिखेंगे कि 216 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में है, यानी सभी संख्याएं 3 के समूह में है, इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 128। तो वही प्रक्रिया है कि हम 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 से इसमें भाग चला जाता है। 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग दिया 1। तो जो 128 है ये है 2 गुणा 2 गुणा 2।
ठीक है, ये आ गया 7 बार टोटल है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो, ये है और ये है, तो यहाँ पर दो तो समूह बन रहे हैं 3 3 के, इसको त्रिक भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये एक त्रिक बना रहा है, ये भी त्रिक बना रहा है, बट ये बच गया है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 1 2 जो है वो किसी त्रिक में नहीं है, वो 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 128 एक पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 किसी त्रिक में नहीं है, किसी त्रिक में नहीं है, इनको त्रिक भी कहते हैं, ठीक है। या तो आप कहो कि किसी 3 के समूह में नहीं है, तो त्रिक अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बोलना, तो आप 3 का समूह कह सकते हैं, 3 का समूह, बात एक ही है, ठीक है ना। तो किसी त्रिक में नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है, समझ गए। तो ये जो 1 2 यहाँ पर है, ये किसी त्रिक में नहीं है, किसी 3 के ग्रुप में नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है। अब है 1000। 1000 के लिए भी वही प्रक्रिया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, ये 500, फिर 2 से दिया 225, नहीं 250, फिर 2 से दिया 125, फिर 5 से भाग देंगे तो ये होगा 25, 5 से भाग दिया, फिर 5 और 5 से भाग दिया 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 1000 है वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर ये 3 3 के समूह बन रहे हैं ना, तो वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याओं के त्रिक बन रहे हैं या 3 के समूह बन रहे हैं, इसलिए 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में हैं, 3 के समूह में है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि त्रिक में है, बात एक ही है, ठीक है। इसलिए 1000 एक पूर्ण घन है या एक पूर्ण घन संख्या है, समझ आ गया ना। 4th पार्ट है 100। तो 100 को हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो पहले 2 से जाएगा ये 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से किया तो 1। तो जो 100 है ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ना तो 2 का त्रिक है ना 5 का है, सबका होना चाहिए था, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे संख्याएं त्रिक में नहीं है, इसलिए यह एक अभाज्य, यह एक घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से लिखेंगे हम कि 100 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह, 3 के समूह को हम त्रिक भी कहते हैं, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 100 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये पूर्ण घन नहीं है। अब हमारे पास ये संख्या है, तो वही प्रक्रिया है कि इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, 2 से सबसे पहले इसमें भाग जाएगा, तो ये होगा 2 3 3 2 8, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हुआ 1, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से, तो ये होगा 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6, 2 दूने 4, फिर 2 से, तो ये हुआ, फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये हुआ 1 4 5 8, फिर 2 से भाग दिया तो ये होगा 729, फिर 3 से इसमें जा रहा है तो ये होगा 243, फिर 3 से जाएगा इसमें तो ये है 81, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी 6 बार है।
तो ये जो संख्या है 46656, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक मिनट, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे ये 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया, 3 का ग्रुप ये बन गया। ठीक है, तो ये सभी संख्या यहाँ पे 3 3 के समूह में है और इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ये जो संख्या है 46,656 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में है, यानी त्रिक में है, इसलिए ये जो संख्या है एक पूर्ण घन है। क्लियर? एक बात आप ध्यान रखना, कहीं आप कभी आपके पास ऐसी परिस्थिति अगर आए, मान लो कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और आपसे पूछा जाए कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो आप ये मत करना कि ये बना दो ग्रुप और ये बना दो। आप बोलोगे भाई 3 3 के ग्रुप तो बना दिए मैंने। नहीं, एक समान संख्या के ग्रुप बनने चाहिए। तो ग्रुप बनाओगे तो एक जैसी बनने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना, ये एक जैसी संख्याएं नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे 3 3 के ग्रुप नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखो हम कैसे करेंगे, आइडिया ये है कि जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 4 है, 4 पूर्ण घन नहीं है, तो 4 में किसका गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाए। तो जब भी बात पूर्ण घन की आती है तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंडों में 3 3 के ग्रुप होते हैं ना। अभी पीछे वही तो किया है, पूर्ण घन के लिए क्या है, 3 3 का ग्रुप होना चाहिए। तो 4 है, जैसे 4 है 2 गुणा 2, आप जानते हैं। आप सोचो अगर हम इसमें 1 और 2 का गुणा कर दें तो अब ये 3 का ग्रुप बन गया ना, और ये पूर्ण घन हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 4 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यही आइडिया है इन क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट 243, इसमें किसका गुणा करें, तो वही प्रक्रिया है कि हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, लगभग हर प्रश्न में आपको वो करना पड़ता है। 3 से भाग दिया तो ये आ गया, 3 से भाग दिया तो ये 27 आ गया, 3 से भाग देंगे तो ये 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। 243 है, ये है 3 5 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ग्रुप बनाते हैं 3 3 के, त्रिक हम जिसे कहते हैं। तो एक त्रिक तो ये बना, लेकिन यहाँ त्रिक नहीं है। तो सोचो अगर यहाँ पर इसका गुणा हम कर देते तो ये एक इसका भी त्रिक बन जाता और ये एक पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो वही हम लिखेंगे कि चूंकि 3 का एक त्रिक तो है, बट 3 गुणा 3 ये त्रिक में नहीं है, तो इसमें एक 3 का गुणा करने से ये त्रिक कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए 243 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है, जैसा आपने यहाँ पे देखा। इसलिए 243 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपने यहाँ पे गुणा नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इतना है, अगर ये आ जाता तो ये पूर्ण घन बन जाता। तो इसीलिए इसमें 3 से हम गुणा करेंगे। बात समझ आ गई। अब अगली संख्या है 256। 256 में किसका हमें गुणा करना है कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे वही प्रक्रिया, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से ये भाग दिया, 32, 16, 8, 4,
ओके, तो 256 ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा कुल कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, 5 6 7 8। अब देखो 3 3 के ग्रुप बनाओ, एक ये बना एक ये बना, लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है कि ये पूरा 3 नहीं है। इसमें त्रिक बनने के लिए क्या होगा, इसमें त्रिक बनने के लिए 1 और 3 का हम गुणा करेंगे, सॉरी 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा त्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये केवल इतना है, अगर हमारे पास 1 2 और आ जाए तो ये त्रिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है आपने। ठीक है, तो इसलिए 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका सलूशन। अगली संख्या है 72। 72 में किसका गुणा करें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए? वही प्रक्रिया, इसके अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। 2 से भाग दिया 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1। तो यानी जो 72 है, 2 तो 3 बार है, 3 2 बार है। तो यहां पर क्लियरली ये तो त्रिक है, ये तो 3 का समूह बना रहा है, ये 3 का समूह नहीं बना रहा है। अगर हम इसमें 1 और 3 का गुणा कर दें तो ये 3 का समूह बन जाएगा और ये सभी त्रिक पूरे हो जाएंगे और यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो फिर वही कारण हम लिखेंगे, वही इसका आंसर होगा कि संख्या में 3 का गुणा करने पर यह त्रिक कंप्लीट हो जाएगा और यानी हमें 3 से गुणा करना होगा, तो 3 बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 3 की आवश्यकता है, इसीलिए 72 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। तो इसमें 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास अगली संख्या है 675। 675 में देखो 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। 3 से क्या इसमें जाएगा? बिल्कुल 3 से जाएगा। 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 पचे 15। फिर इसमें 3 से जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 25, अब 5 से, और अब फिर 5 से 1। तो ये हो गया, यानी जो 675 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो क्लियरली 3 के तो यहाँ पे पूरा एक समूह बन रहा है 3 का, यानी त्रिक बन रहा है, लेकिन 5 का त्रिक यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो 5 का त्रिक पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें 1 और 5 की आवश्यकता होगी, और इसीलिए यह तो कहने का ये मतलब है कि इसमें हमें 1 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिक पूरा करने के लिए 1 और 5 की आवश्यकता है, इसीलिए 675 में 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 5। 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास संख्या है 100, यानी 100 में किसका गुणा करेंगे कि ये एक पूर्ण घन बन जाए? तो इसके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करेंगे। 2 से भाग देंगे ये 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से भाग देने पर ये 5 और 5 एकम 5। तो यानी जो 100 है ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2 का भी यहाँ पे जो है त्रिक नहीं है और 5 का भी त्रिक नहीं है। तो 2 का त्रिक बनाने के लिए इसमें 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 5 का त्रिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें 2 और 5 दोनों का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणा 5, यानी 10 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों के त्रिक पूरे करने के लिए एक 2 और एक 5 की आवश्यकता है, इसलिए इसमें हम 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ 2 और 5 दोनों के त्रिक नहीं है, सभी त्रिक बनाने के लिए 2 और 5 अर्थात 2 गुणा 5 यानी 10 से गुणा करना होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो 10 आ चुका है। और क्यों, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अब देखो, पिछले प्रश्न में हमें गुणा करना था, इस प्रश्न में हमें भाग देना है और ये बताने कि भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाए तो कैसे भाग दे। तो देखो मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो हमारे पास एक संख्या 16, 16 में हम किसका भाग दें कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम इसके लिए 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। अब यहाँ पर देखो, अगर ये होता है कि किसका गुणा करें, तो देखो यहाँ पर 2 का तो पूरा बन रहा है एक त्रिक, यानी 3 का समूह उसे हम त्रिक कहते हैं। 2 का तो पूरा त्रिक बन रहा है, ये 2 अकेला रह गया है। अब अगर इसमें गुणा करना होगा तो गुणा करने के लिए हम इसका गुणा करेंगे जिससे कि ये पूरा त्रिक बन जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन क्योंकि इसमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, हटाना पड़ेगा हमें। तो अब 1 बाय 1 इन संख्याओं को लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 81। तो प्रक्रिया तो वही है कि इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 से भाग तो जाता नहीं है, हम 3 से भाग देंगे, 3 से चला जाता है, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 कम 3। तो जो 81 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो पूरा समूह बन गया है, लेकिन ये अकेला है। अब क्योंकि हमें भाग देना है यानी यहाँ से हटाना है, तो हम 3 को हटा देंगे। तो हम लिखेंगे कि इस संख्या में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, 3 है। ओके, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 128। वही प्रक्रिया कि हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 128 2 से भाग दिया 64, 2 से 32, फिर 2 से भाग दिया 16, फिर 2 से भाग देंगे हम 8, फिर 2 से 4 2 1, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7। तो 128 हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 5 6 7। तो देखो ये तो पूरा त्रिक बन गया, ये भी एक त्रिक बन गया। अब ये बच गया अकेला, तो इसमें हम फिर से 2 हटाना होगा, यानी 2 से भाग देना होगा जिससे कि पूर्ण घन बन जाए। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि 128 में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अगली संख्या हमारे पास है 135। 135 में किसका भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो हमेशा की तरह यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से इसमें भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग इसमें जा रहा है, 3 कम 3, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से इसमें भाग जा रहा है 5, फिर 5 से हम इसमें भाग देंगे 1। तो बेसिकली जो 135 है ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का तो पूरा एक त्रिक बन रहा है, 5 अकेला रह गया है। तो यहाँ पे 5 का हम भाग देंगे पूर्ण घन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि 135 में 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। समझ आ गया। अगली संख्या है 192। इसमें किसका भाग देंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए। अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे। तो ये हुआ 2 9 18, वेट 96 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे हम, तो ये आएगा 48। फिर 2 से भाग दिया 24, 2 से भाग देंगे 12 6 3 1। तो 192 जो है इसको हम लिख सकते हैं, 2 है कुल कितनी बार, 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और एक 3। तो ये पूरा त्रिक इसका है, इसका भी पूरा त्रिक है, लेकिन यहाँ पर 3 अकेला रह गया है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे कि 3 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ओके, और इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगली संख्या है 704। 704 में फिर वही करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात करेंगे। 2 से इसमें जा रहा है
फिर 2 से इसमें जाएगा तो ये होगा 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छके 12, फिर 2 से ये जा रहा है 88, 44, 22, 11, 1। तो यानी ये हो जाएगा क्या, 2 है कुल 6 बार। तो ये तो पूरा त्रिक बनता है, ये भी पूरा त्रिक बन रहा है, और ये 11 अकेले रह गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें 11 से भाग देने पर यह, क्योंकि 11 सोचो ना, 11 आप हटा दो यहाँ से तो बन गया ना पूर्ण घन, तो 11 से इसमें भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं ये हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो, घनाभ क्या आकृति होती है? घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती हैं। कोई 2 बराबर हो सकती हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं होती हैं घनाभ में। तो ये जो आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का घनाभ है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर घनाभ का जो आयतन है उसमें क्या होगा, वो तो यहाँ पर सीधे इनका आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन घन का जब भी आयतन होता है तो उसमें हमारे पास वो एक पूर्ण घन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसे पूर्ण घन बना दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे पूर्ण घन बनाना है। तो अब देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 5 × 2 × 5 है ना, मतलब सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये घनाभ का आयतन है, इसको हमें घन बनाना है। तो हम ये लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा। देखो, अब आप अगर इसको एक तरह से देखें तो 5 × 5 ये है और 2 ये हो गया। तो ना तो इसका त्रिक है, त्रिक मतलब 3 का जो ग्रुप होता है, ना इसका त्रिक है। तो क्या करना पड़ेगा 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें एक तो 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तभी 3 का ग्रुप बन जाएगा। और इसमें हमें 2 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमें इसका त्रिक मिलेगा। त्रिक यानी 3 का समूह। और अब जाके ये पूर्ण घन बन गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे 5 की और 2 की और एक और 2 की। 5 × 2 × 2 की गुणा करेंगे तो आप सोचो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 5 तीन बार आ जाएगा और 2 भी 3 बार आ जाएगा, और हमारे पास पूरे त्रिक हो जाएंगे। त्रिक चाहिए होते हैं, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर हमें इसका ध्यान रखना है। तो हम ये लिखेंगे कि 5 × 2 × 2 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने के लिए 5 × 2 × 2 यानी 5 × 10 × 20, 20 का गुणा करना होगा। 20 का गुणा करने का मतलब ये है कि हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे कि परीक्षित को एक घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ओके, और ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ऐसे यानी ऐसा घनाभ जिसकी भुजाएं ये हैं, हमारे पास जब 20 घनाभ होंगे तब जाके हम एक घन बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।